Hello friends, our next lecture about the corrosion. corrosion के बारे में चलेंगे और ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लास्ट पोर्शन है। ठीक है भाई, corrosion क्या होता है इसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। corrosion को कौन कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं, साथ ही साथ corrosion का हम लोग प्रोटेक्शन कैसे करते हैं। तो आप corrosion को नॉर्मली आप समझ सकते हैं, जैसे आजकल बरसात का सीजन है, बरसात के सीजन को अगर आप ऑब्जर्व करते हैं तो बरसात के सीजन में कोरोजन की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है। कहा जाता है मॉइस्चर एटमॉस्फेयर होना चाहिए, ऑक्सीजन मिले आपको, वहां कोरोजन होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। अगर हम लोग इसी चीज को ऑब्जर्व करें, जब भी कोई मेटल एटमॉस्फेरिक कंडीशन में एक्सपोज होता है तो मेटल जो है के ऊपर कुछ कंपाउंड का, चाहे ऑक्साइड के फॉर्म में, चाहे कार्बोनेट के फॉर्म में, चाहे जिस भी फॉर्म में कोई कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, तो जो कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है उसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, कोरोजन कह रहे हैं। जैसे हमने कुछ एग्जाम्पल लिया हुआ है, जैसे कापर है। अगर आप कापर की बात करिए, कापर पे ग्रीन कोटिंग डेवलप कर जाती है। कापर को ऐसे रख दीजिए, अगर आप कापर का प्लेट रखे हैं घर में, कापर है तो देखिए उस पर ग्रीन कोटिंग डेवलप कर जाती है। पीबी है या स्टेनलेस स्टील है, वो अपनी लश्चर जो उसकी चमक होती है उसको खो देता है। वो भी किस वजह से, कोरोजन की वजह से। कोरोजन जो होता है ये डैमेज करता है किसको, कार, जहां पे लोहे का इस्तेमाल, आयरन का इस्तेमाल हो, बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, शिप्स, मैनी अदर पार्टिकल ऑफ आयरन। जो आयरन के अदर पार्टिकल हैं उनको, उनकी हम लोग बात कर रहे हैं, ये कोरोजन से कुछ रिलेटेड है। और ये भी कहा जाता है जो लीस्ट एक्टिव मेटल होते हैं, लीस्ट एक्टिव मेटल मतलब Au, Pt, पैलेडियम, ये कांट अटैक्ड बाय एनवायरनमेंट, क्योंकि ये नोबल मेटल्स होते हैं, इनकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है और रिएक्टिविटी ऑफ मेटल जो है भी रिस्पॉन्सिबल है कोरोजन के लिए। ठीक, तो हमने आपसे कहा ये सारी चीजें बता रही इनके ऊपर कोई ना कोई कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा। तो कोरोजन की डेफिनेशन हम लोग क्या लेते हैं, कोरोजन इज ए प्रोसेस ऑफ डिटेरियोरेशन। डिटेरियोरेशन का मतलब डिकम्पोजिशन, डिटेरियोरेशन ऑफ ए मेटल एज ए रिजल्ट ऑफ द रिएक्शन विथ एयर और वाटर एनवायरमेंट सराउंडिंग इट। यानी जब भी कोई मेटल किसी भी एनवायरमेंट के कांटेक्ट में आता है, या एयर या कहिए वाटर के कांटेक्ट में आता है, तो उसमें डिकम्पोजिशन होना शुरू होता है, धीरे धीरे उसमें उसका क्षरण होना शुरू होता है। डिटेरियोरेशन मतलब क्षरण से है यहाँ पे डिकम्पोजिशन। तो जैसे मान लीजिए आयरन का ऑब्जेक्ट है, एटमॉस्फेयर कांटेक्ट में आया, धीरे धीरे इसमें कोरोजन, संक्षारण शुरू हुआ, क्षरण शुरू हुआ। इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, कोरोजन कहते हैं। और कोरोजन की को ही अगर हम आयरन के केस में ऑब्जर्व करते हैं तो उसे रस्टिंग कहते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन इज कॉमन एग्जांपल ऑफ कोरोजन। यानी हम लोग क्या कह सकते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन कॉमन एग्जांपल ऑफ कोरोजन। और इसी के बारे में हम लोग आप जो है पढ़ेंगे। जो रस्ट बनता है आप जानते हैं रेडिश ब्राउन बनता है, रेडिश ब्राउन रस्ट का फॉर्मेशन होता है। अरे जंग लगना आपने सुना होगा, लोहे में जंग लगता है तो वो रेडिश ब्राउन जो रस्ट बनता है उसका केमिकल फार्मूला होता है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, Fe2O3 into XS2, that is the formula of rust, रेडिश ब्राउन रस्ट होता है। ठीक है भाई, तो ये हमने कुछ आपको बताया कि ये एक तरफ से कि लीस्ट एक्टिव मेटल में कोरोजन नहीं पाया जाता है। कुछ मेटल्स हैं जिनमें कोरोजन की वजह से उनका अपना लस्टर या उनके ऊपर कोटिंग जो होती है डेवलप कर जाती है, और जिसकी कोरोजन की वजह से ही कार, बिल्डिंग, ब्रिज, शिप, कुछ आयरन के जो भी पार्टिकल्स हैं वो सब डैमेज कर जाते हैं। और आयरन की बात कर रहे हैं, आयरन के केस में रस्टिंग जो होती है, आयरन के केस में अगर कोरोजन होता है उसे रस्टिंग कहते हैं। और रस्टिंग ऑफ आयरन कॉमन एग्जांपल है कोरोजन। और रेडिश ब्राउन कलर का रस्ट बनता है, उसका केमिकल फार्मूला है Fe2O3 into XS2, इसे हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड कहते हैं। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, आयरन डज नॉट रस्ट
मतलब आयरन की रस्टिंग प्रोसेस नहीं होती है इन ड्राई एयर एंड इन वैक्यूम। ये जरूरी है कि आयरन का कांटेक्ट किसके साथ होना चाहिए, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर या एयर के साथ होना चाहिए। और अगर ड्राई एयर है, मॉइस्चर फ्री एयर है या वैक्यूम है, वहां पे रस्टिंग की कोई प्रोबेबिलिटी नहीं होगी। तो ये कुछ चीजें थी जो कोरोजन के बारे में है। आइए देखते हैं कोरोजन। कोरोजन को कुछ एक फैक्टर अफेक्ट करते हैं। कोरोजन को कुछ एक फैक्टर अफेक्ट करते हैं। पहला जो अफेक्ट करने वाले हैं वो जी मेटल। कहा जाता है ज्यादा रिएक्टिव मेटल होगा, रिएक्टिव मेटल है यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो रिएक्टिव मेटल है वो हाइड्रोजन से ऊपर है, जो हमने सीरीज आप बताई थी आपको। तो रिएक्टिव मेटल है, इनमें कोरोजन होने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी। तो यहां पे रिएक्टिव मेटल होगा तो कोरोजन की पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी। दूसरा फैक्टर है प्रेजेंस ऑफ इंप्योरिटीज इन मेटल। अगर मेटल की इंप्योरिटी की बात करें, मेटल में इंप्योरिटी की बात करते हैं, इंप्योरिटी जो है वो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्रिएट होने की प्रोबेबिलिटी होती है उसे बढ़ाता है। जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस होता है इंप्योरिटी उसे बढ़ाता है, और जब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी यानी इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा इस इंप्योरिटी के थ्रू, तो वहां पे जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का जनरेशन होगा आसानी से होगा। और जब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जनरेट आसानी से होगा तो मेटल जो है वो कोरोड भी बहुत तेजी से करेगा। अभी हम आयरन के केस में इसको बताएंगे, ठीक है भाई। प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब हो गया, इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब आयन। आयन अगर तेजी से फ्री है, मूवमेंट कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिक जो आपका कोरोजन की पॉसिबिलिटी है, वो जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है वो तेजी से होगा। और जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो तेजी से होगा तो सीधे सीधे हम लोग कह सकते हैं कि एनोड भी बन रहा है, कैथोड भी बन रहा है, और इलेक्ट्रोलाइट अगर वहां पे प्रेजेंस हो गया तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जनरेट कर जाएगा। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जनरेट हो जाएगा तो जो कोरोजन की पॉसिबिलिटी है वो और तेजी से होने लगेगी। प्रेजेंस ऑफ CO2 इन वाटर, वाटर में अगर CO2 प्रेजेंट हो जाए तो CO2 और H2O मिलकर के H2CO3 बना देंगे, कार्बोनिक एसिड। और कार्बोनिक एसिड जो होता है वो इलेक्ट्रोलाइट की तरह यहाँ ऐड करेगा। हमने कहा ना अगर इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट हो जाएगा तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का फॉर्मेशन आसानी से होगा, और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का फॉर्मेशन अगर आसानी से होगा तो ऑटोमेटिक कोरोजन की पॉसिबिलिटी भी ज्यादा होगी। और लास्ट है प्रेजेंस ऑफ प्रोटेक्टिंग कोटिंग, प्रेजेंस ऑफ प्रोटेक्टिंग कोटिंग। जो आपका आयरन का पार्ट है, आयरन ऑब्जेक्ट है, अगर उसके ऊपर किसी भी एक्टिव मेटल की कोटिंग कर दीजिए, इलेक्ट्रोप्लेटिनिंग जिसे कहते हैं, ठीक है, अगर उसके ऊपर जो है हम लोग किसी भी एक्टिव मेटल की कोटिंग कर दें तो जो कोरोजन की पॉसिबिलिटी है वो रिड्यूस कर जाएगी। जैसे इसके ऊपर कोटिंग है तो जब तक कोटिंग है तब तक इसके नीचे का जो ये ऑब्जेक्ट मान लीजिए आयरन है, इसके ऊपर ये कोटिंग है, तो ये जो आपका है जब तक ये है तब तक इसकी जो है कोरोजन होने की पॉसिबिलिटी नहीं रहेगी। इसीलिए कोरोजन की पॉसिबिलिटी अगर हम लोग क्या कर दें, कोटिंग कर दें, तो वो रिड्यूस हो जाती है। अब नेक्स्ट आइए, ये कुछ पॉइंट थे जो क्या करते थे, आपको इन्फ्लुएंस करते थे कोरोजन को। अब हम लोग पढ़ने चल रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन, मैकेनिज्म ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन। और इसको समझने के लिए अभी बहुत देर से डायग्राम बना हुआ है, इस डायग्राम को देखिए। हमने यहां पे एक आयरन का टुकड़ा ले लिया,
एक आयरन का टुकड़ा ले लिया है और ये हमने दिखाया ये जंग लगा हुआ, काफी नुकीला होगा जंग लगा हुआ, ये पोर्शन हमने थोड़ा तिरछा मिर्चा दिखा दिया, ये जंग लगा, ये वाटर की ड्रॉपलेट, ये वाटर की ड्रॉपलेट। जो आपका आयरन का पार्ट है, आयरन का पार्ट है वो एनोड की तरह एक्ट करता है। और यहाँ पे आप जानते हैं जो आयरन के ऊपर है इम्प्योरिटीज दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, ये इम्प्योरिटीज दिखाई दे रही है। तो इम्प्योरिटीज जो होती हैं यहाँ पे वो एक्ट करती हैं कैथोड। अभी हमने कहा ना इम्प्योरिटी जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जनरेट होने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ये वाटर की ड्रॉपलेट है और यहाँ पर ये आपका रस्ट, धीरे धीरे जंग लगा, जंग लगने के बाद ब्राउन रस्ट जो दिखाई दे रहा है, तो ये रस्ट है, उसका केमिकल फार्मूला हमने ये दिखाया और इस रस्ट के फॉर्मेशन में ऑक्सीजन का रोल होता है, वो चीजें हमने दिखाया है यहाँ पे, ठीक है भाई। तो कहने का मतलब एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह ये जनरेट हो गया, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह ये जनरेट हुआ है और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड भी बन रहा है, कैथोड भी बन रहा है। और ये ड्रॉपलेट ऑफ मॉइस्चर जो है, यानी यहाँ पे CO2 और H2O आपस में रिएक्शन करेंगे और आपका क्या बना देंगे, कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड जो है ये इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेवियर शो करता है, इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेवियर यहाँ शो कर रहा है। कार्बोनिक एसिड जो है वो इलेक्ट्रोलाइट की तरह वहां बिहेवियर शो कर रहा है, या कहिए वाटर ही जो है इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि हमें वहां से H+ आयन मिलेगा। तो जो केमिकल रिएक्शन है, अगर आप इसको देखिए, इम्प्योरिटी, अब ये पूरा का पूरा सरफेस नॉन यूनिफॉर्म है, क्योंकि हर जगह एक जैसा नहीं है, कहीं इम्प्योरिटी जहां वह कैथोड की तरह है और कहीं वाटर की ड्रॉपलेट दिखाई दे रही है, फिर कहीं इम्प्योरिटी दिखाई दे तो कैथोड, आयरन का रॉड एनोड और इलेक्ट्रोलाइट भी यहाँ पे सब कुछ है। यानी ये एक्ट कर रहा है एज एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह एक्ट कर रहा है। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में अगर आप देखिए तो अगर एनोड आप देख रहे हैं तो एनोड आयरन है, आयरन सॉलिड जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और वो इलेक्ट्रॉन जो है, देखिए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने दिखाया, ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और ये इलेक्ट्रॉन फ्लो एसी के जरिए जाकर के इम्प्योरिटी यानी जब कैथोड है वहां पहुंच रहा है, ठीक है भाई। तो ये एनोड का रिएक्शन हो गया, ये एनोड का रिएक्शन हो गया। और आपको जो है यहाँ पे H2O ये आयनाइज हो रहा है, H+ और OH-, या H2O जो है CO2 से, CO2 एटमॉस्फेयर में पाया जाएगा, CO2 से रिएक्शन करेगा तो ये बना देगा H2CO3 और इसको अगर आयनाइज करें तो ये मिल जाएगा HCO3-, इसे हम लोग बाइकार्बोनेट कहते हैं, बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट आयन कहते हैं। तो हमें H+ आयन जो मिलेगा वो H+ आयन कहां से मिलेगा, चाहे इलेक्ट्रोलाइट से मिले, ये इलेक्ट्रोलाइट की तरह एक्ट करेगा, ये इलेक्ट्रोलाइट की तरह, या ये इलेक्ट्रोलाइट की तरह एक्ट करेगा, ये इलेक्ट्रोलाइट की तरह एक्ट कर रहा है। तो दोनों इलेक्ट्रोलाइट की तरह अगर एक्ट कर रहे हैं तो यहां से H+ जो मिलेगा। तो अगर हम कैथोड दिखाएं, एड कैथोड, कैथोड की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, कैथोड पे H+ आयन और आपका ये H+ आयन इलेक्ट्रॉन लेगा और ये H+ आयन अगर इलेक्ट्रॉन ले रहा है किसमें कन्वर्ट होगा, H में, और यही H कंबाइन करेगा ऑक्सीजन से, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से। तो अगर हमने ले लिया 4H+ प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन और ये पूरा का पूरा रिएक्शन होने के बाद क्या बन जाएगा, 2H2O। ये रिएक्शन पूरा का पूरा यहाँ पे कंप्लीट होगा, जिसको आप दिखा सकते हैं, ठीक है भाई। तो ये कैथोड का रिएक्शन हो गया। अब आपको इलेक्ट्रॉन बैलेंस करना है, इस एनोड वाले रिएक्शन में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और एनोड वाले रिएक्शन में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो नेट रिएक्शन आपको दिखाई दे रहा है वो नेट रिएक्शन में 4 इलेक्ट्रॉन ये कैंसिल हो जाएंगे और आपका जो रिएक्शन आएगा वो आएगा 2Fe सॉलिड प्लस 4H प्लस O2 gives 2Fe2 प्लस आयन और प्लस 2H2O लिक्विड। ये आपका रिएक्शन आ गया। यहां एक चीज ध्यान रखने वाली बात है, ये फेरस आयन है, ये कौन सा आयन है, फेरस आयन। और आपको रस्ट में जो आयन मिल रहा है वो फेरिक आयन है। इसका मतलब इस फेरस आयन का ऑक्सीडेशन होगा, फेरस आयन का ऑक्सीडेशन होगा
और वो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, हमने बताया था ना, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इस फेरस आयन को ऑक्सीडाइज करेगा और किस में कन्वर्ट कर देगा, ये कन्वर्ट कर देगा आपका सीधे सीधे फेरस आयन को, ऑक्सीडाइज हो रहा है टू फेरिक आयन बाय एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। तो रिएक्शन देखिए क्या हो जाएगा, अगर इसी को लें हम लोग रिएक्शन, तो ये रिएक्शन कुछ इस तरह से जाएगा, 4Fe + 2 एक्वस प्लस 4H2O प्लस O2 गिव्स, ये आपका रिएक्शन हो जाएगा 2Fe2O3 और प्लस आपका सीधे सीधे फॉर्मेशन हो जा रहा है 8H+। देख रहे हैं, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड बन गया यहाँ पे। अब यही फेरिक ऑक्साइड वाटर से रिएक्शन करके बना देगा आपका क्या, रस्ट। ये बना दिया Fe2O3 into H2, ये आपका रस्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये आपके रस्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा, ये H+ आयन फिर से कंज्यूम होगा कैथोड पे, और इस तरह से ये रिएक्शन कंटिन्यू प्रोसीड होता रहेगा और रस्ट का फॉर्मेशन यहाँ पे होता रहेगा। ठीक है भाई, तो ये आपका जो है रस्ट का फॉर्मेशन हुआ। अब आइए इसका देख लेते हैं प्रोटेक्शन कैसे होता है, प्रोटेक्शन इस चीज को, फिर ये आपका चैप्टर आज खत्म हो जाएगा। सर अभी सेकेंडरी सेल बचा है, सेकेंडरी सेल करा ले। हम लोग कुछ एक मेथड यूज करते हैं, कुछ एक मेथड यूज करेंगे जिनकी सहायता से कोरोजन से हम लोग उस ऑब्जेक्ट को बचा सके। तो पहला ऑब्जेक्ट तो यही है, बैरियर प्रोटेक्शन। बैरियर प्रोटेक्शन, बैरियर प्रोटेक्शन में हम लोग क्या करते हैं, जो भी आयरन का ऑब्जेक्ट है उस आयरन के ऑब्जेक्ट में आप क्या करिए कि एटमॉस्फेरिक एयर और मॉइस्चर और आयरन के ऑब्जेक्ट के बीच में बैरियर कर दीजिए। बैरियर का मतलब बैरियर क्रिएटेड बाय ऑयल, पेंट, ग्रीस या किसी मेटल के द्वारा। बैरियर प्रोटेक्शन करते हैं आप किसके द्वारा, बैरियर क्रिएटेड बाय ऑयल, पेंट, ग्रीस एटसेट्रा। आप क्या करिए, किसी भी मेटल को लीजिए, जैसे आप देखते हैं गाड़ी को पेंट कराते हैं, घर में जो लोहे के ऑब्जेक्ट लगे हुए हैं उनको पेंट कराते हैं। वो पेंट इसीलिए कराते हैं जिससे कि कोरोजन ना होने पाए, बाकी और कोई चीज नहीं। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट कांटेक्ट अगर आयरन ऑब्जेक्ट का मॉइस्चर या एयर से नहीं होगा तो कोरोजन की संभावना नहीं होगी। और आप देखिए जैसे जैसे पुराना होता जाता है ऑब्जेक्ट, कोटिंग जो है हटती रहती है। अगर कोटिंग हटती रहती है तो फिर आयरन का वो ऑब्जेक्ट जो है धीरे धीरे डिटेरियोरेट करता रहता है। दूसरा है सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन यानी किसी के लिए कोई सैक्रिफाइस कर दे। मतलब सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन का मतलब कोई भी मेटल है और उस मेटल पे आप उससे ज्यादा एक्टिव मेटल को जो है कोट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, वो मेटल जो एक्टिव है वो पहले कोरोड होगा और जो मेटल लीस्ट रिएक्टिव है वो बाद में कोरोड होगा। जैसे हम लोग लेते हैं, एक टर्म पढ़ा होगा गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन कोटिंग ऑफ आयरन विथ जिंक मेटल। कोटिंग ऑफ आयरन, जैसे देखिए ये जिंक आयरन मेटल है, आयरन मेटल है, ये Fe है। Fe सॉलिड के ऊपर हमने क्या कर दिया, ये कोटिंग किस चीज की कर दी, ये आपका जिंक हो गया।
ये आपका क्या हो गया, जिंक हो गया। तो जो जिंक मेटल है तो इसे हम लोग कहते हैं गैल्वेनाइज्ड आयरन, गैल्वेनाइज्ड आयरन कहते हैं। यानी कोटिंग ऑफ आयरन मेटल विद जिंक, यानी आपने एक लाइन में कहा, एक नंबर का डेफिनेशन भी पूछा था भाई, कोटिंग ऑफ आयरन विथ जिंक मेटल, दैट इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। और गैल्वेनाइजेशन की एक खासियत ये भी है, कहा जाता है मान लीजिए किसी भी कारण से अगर गैल्वेनाइज्ड आयरन में स्क्रैचेस डेवलप कर जाए, गैल्वेनाइज्ड आयरन में जैसे स्क्रैच लगते हैं, तो अगर कहीं कहीं स्क्रैचेस डेवलप हो, जैसे देखिए मान लीजिए ये स्क्रैच हो जाए, इसे हम लोग कह रहे हैं स्क्रैच। अगर स्क्रैचेस डेवलप हो जाए तो फिर पूछा जाता है कि अगर स्क्रैचेस यहां डेवलप हो रहे गैल्वेनाइज्ड आयरन में तो कौन पहले कोरोड होगा। तो फिर ध्यान दीजिएगा, जो एक्टिव मेटल है कोरोजन उसी का पहले होगा, लीस्ट रिएक्टिव मेटल का कोरोजन बाद में होगा। क्यों? क्योंकि ऐसा देखिए, अगर आपकी इसकी ई नॉट वैल्यू को आप ऑब्जर्व करिए तो हमने आपसे क्या कहा, जैसे जिंक है, जिंक 2+ एक्वस 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और ये किस में कन्वर्ट हो सकता है, जिंक सॉलिड में, और इसकी ई नॉट वैल्यू -0.76 वोल्ट होता है, ये फिक्स है। आयरन के बारे में 2+ एक्वस +2 इलेक्ट्रॉन दोनों की दिखा रहे हैं आपको, आयरन सॉलिड में कन्वर्ट होगा, इसकी ई नॉट वैल्यू -0.44 वोल्ट है। अब आप खुद देखिए, खुद अगर यहां पे देखेंगे तो जिंक का जो है रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू क्या है, लो, और आयरन का रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू क्या है, हाई। तो इसका मतलब ये रिडक्शन शो करने की टेंडेंसी ज्यादा शो करेगा। अगर आयरन रिडक्शन शो करेगा तो आयरन कैसा ऐड करेगा, कैथोड, और जिंक कैसा ऐड करेगा, एनोड। और जानते हैं जो एनोड होता है वही क्या होता है, डिकम्पोज होता है। एनोड ही हमेशा क्या होता है, डिकम्पोज होता है, क्योंकि कैथोड का तो डिपोजिशन, कैथोड पे डिपोजिशन प्रोसेस होता है, एनोड हमेशा डिकम्पोज करता है। तो इस ई नॉट वैल्यू के आधार पे हम लोग कह सकते हैं कि जो मोस्ट एक्टिव मेटल है उसी का कोरोजन पहले होगा। तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए व्हाट हैपेंस व्हेन स्क्रैचेस डेवलप्स ऑन गैल्वेनाइज्ड आयरन, यानी दोनों मेटल एक्सपोज हैं ऑक्सीडेशन के लिए, दोनों मेटल, आयरन भी और जिंक भी, तो आप बताएंगे जिंक का रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू लो है, इस वजह से इसके ऑक्सीडेशन शो करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, और आयरन के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू हाई है इसलिए इसके रिडक्शन शो करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। यानी आयरन यही प्रोसेस शो करेगा, जिंक ये प्रोसेस नहीं शो करेगा। तो इसलिए जिंक एनोड हो गया और कॉपर कैथोड, सॉरी आयरन कैथोड हो गया, और एनोड का ही डिकम्पोजिशन होता है, कैथोड पे डिपोजिशन होता है। इस वजह से हम कहेंगे कि गैल्वेनाइज्ड आयरन में अगर स्क्रैचेस डेवलप होंगे तो जिंक का ही कोरोजन पहले होगा, और तब तक होता रहेगा जब तक जिंक कंप्लीटली खत्म ना हो जाए। नेक्स्ट आइए, लास्ट है इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन। इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन, इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन का हम लोग इस्तेमाल कहां करते हैं, इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन का इस्तेमाल हम लोग अंडरग्राउंड वाटर पाइप्स या शिप्स जो आपके जो है डायरेक्ट कांटेक्ट में सी के कांटेक्ट में डायरेक्ट हैं वहां पे, यानी इसका इस्तेमाल, इस मेथड का इस्तेमाल हम लोग यूज करते हैं, यूज्ड इन अंडरग्राउंड वाटर पाइप्स। आपको मालूम है नगर पालिका में वाटर की सप्लाई होती है, नगर पालिका के द्वारा वाटर की सप्लाई होती है, और हम लोगों ने इसका एक्सपीरियंस किया हुआ है भाई। पहले हम लोग नगर पालिका की सप्लाई होती, जहां पुराना घर था, तो काफी हम लोग परेशानी होती थी, काफी परेशानी होती थी। लोहे की जो पाइप लगी होती है वो नीचे से आती है, जमीन के नीचे से आती है, वहां भी मॉइस्चर और ऑक्सीजन है, जिसकी वजह से वो कोरोड कर जाते, जगह जगह उसमें जंग लग जाता था और पाइप जो है धीरे धीरे टूट जाती थी, पानी लीकेज होता था, फिर परेशानी काफी होती थी।
तो ये कहा गया है इस तरह के अंडरग्राउंड वाटर पाइप्स को अगर हम कोरोजन से बचाना है तो इसको एक, जैसे ये आयरन का है, ठीक है, इसको हम लोग जो है किसी एक ऐसे मेटल से जोड़ दें जो मोस्ट एक्टिव मेटल, जैसे हमने मैग्नीशियम देखे, मैग्नीशियम काफी रिएक्टिव होता है आयरन की अपेक्षा। अगर इससे कनेक्ट कर देंगे तो अब ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो गया। अब आप जानते हैं क्या हो गया, ये एनोड की तरह एक्ट करेगा, अभी रिएक्शन दिखाते हैं, और ये कैथोड की तरह। आप जान लीजिए कैथोड जो भी होगा वो कभी भी डिकम्पोज नहीं करेगा, एनोड ही डिकम्पोज करेगा। वायर के जरिए आपने एनोड और कैथोड क्रिएट कर दिया, अब ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो गया। अगर ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो गया तो अगर आप इनका रिएक्शन देखिए, उनकी इनर्ट वैल्यू देखिए, उसके आधार पे आप बता सकते हैं कि क्या कैसे होगा। जैसे देखिए मैग्नीशियम है, 2 इलेक्ट्रॉन ले गए और ये किसमें कन्वर्ट हो रहा है, मैग्नीशियम सॉलिड। और आयरन का दिखाया ही था आपने, इसकी इनर्ट वैल्यू जानते हैं कितनी होती है, -2.37 होती है। और आयरन +2 इलेक्ट्रॉन, इसकी इनर्ट वैल्यू जो होती है अभी लिखा ही था -0.44 वोल्ट। अब खुद देखिए किसकी रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू हाई है, आयरन। आयरन की रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू हाई है तो आयरन कैथोड होगा और मैग्नीशियम जो है वो एनोड की तरह एक्ट करेगा, हमने लिख दिया है। तो इस वजह से इसका जो है क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन होगा, यानी ये डिसॉल्व होगा। ये क्या होगा, ये डिसॉल्व होगा और ये इसी तरह से प्योर आयरन के रूप में हमेशा यहाँ पे डिपॉजिट होता रहेगा। लेकिन आपको मालूम है आयरन की पाइप जो है अंडरग्राउंड वाटर पाइप जो है पूरे शहर में फैली हुई है, ये प्रोसेस संभव नहीं है। ये छोटे मोटे जगहों के लिए पर्याप्त है, जैसे 1-2 मीटर में अगर है तो आपने एक मैग्नीशियम का टुकड़ा लगा दिया और यहाँ कई हजार किलोमीटर में वाटर पाइप फैली हुई है, तो ये संभव नहीं है कि आप हर जगह खोद खोद करके जो है मैग्नीशियम का टुकड़ा लगाएं। लेकिन हम लोग ऐसे कोरोजन से इसको बचा सकते हैं। हमारा कहने का मतलब कोरोजन की पॉसिबिलिटी इस तरह से हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है भाई, एक टॉपिक और है कि एंटी रस्ट सोल्यूशन यूजिंग एंटी रस्ट सोल्यूशन। अगर आप एंटी रस्ट सोल्यूशन का इस्तेमाल कर लीजिए तो भी आप जो है क्या कर सकते हैं, कौन कौन है, एल्कलाइन फॉस्फेट, एल्कलाइन फॉस्फेट एंड एल्कलाइन क्रोमेट। एल्कलाइन क्रोमेट, ये जो आपके एंटी रस्ट सोल्यूशन है जिनका इस्तेमाल करके आप जो है रस्टिंग की प्रोसेस को रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो एल्कलाइन फॉस्फेट और जो है एल्कलाइन क्रोमेट कंपाउंड है। तो ये चीजें आपका हो गया और ये पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपकी खत्म हो गई। इतनी चीजों को पढ़ डालिए, बाकी की चीजें जो है केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट डे। थैंक यू।